नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम डॉक्टर नामवर सिंह जी के निबंध संस्कृति और सौंदर्य के दूसरे भाग का अध्ययन कर इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब हम इस निबंध को पढ़कर समझते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह संस्कृति और सौंदर्य निबंध भाग 2। संभवतः ऐसे ही पूर्वग्रह का प्रत्याख्यान करने के लिए द्विवेदी जी ने अपनी साहित्य साधना के आरंभिक सोपान पर ही हिंदी साहित्य की भूमिका के साथ ही प्राचीन भारत का कला विलास नामक पुस्तक लिखी, जो आगे चलकर परिवर्धित रूप में प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद नाम से छपी। प्राचीन भारत में प्रचलित कलाओं के लगभग 100 संदर्भों का तथ्यात्मक विवरण उपस्थित करने से पहले कलात्मक विनोद में द्विवेदी जी ने आरंभ में यह स्पष्ट कर देना आवश्यक समझा कि विलासिता और कलात्मक विलासिता एक ही वस्तु नहीं है। थोथी विलासिता में केवल भूख रहती है, नंगी बुभुक्षा पर कलात्मक विलासिता संयम चाहती है, शालीनता चाहती है, विवेक चाहती है। सो कलात्मक विलास किसी जाति के भाग्य में सदा सर्वदा नहीं जुटता। उसके लिए ऐश्वर्य चाहिए, समृद्धि चाहिए, त्याग और भोग का सामर्थ्य चाहिए, और सबसे बढ़कर ऐसा पौरुष चाहिए जो सौंदर्य और सुकुमारता की रक्षा कर सके। परंतु इतना ही काफ़ी नहीं है। उस जाति में जीवन के प्रति ऐसी एक दृष्टि सुप्रतिष्ठित होनी चाहिए जिससे वह पशु सुलभ इंद्रिय वृत्ति को और बाह्य पदार्थों को ही समस्त सुखों का कारण न समझने में प्रवीण हो चुकी हो। उस जाति की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपरा बड़ी और उदार होनी चाहिए, और उसमें एक ऐसा कौलीन्य गर्व होना चाहिए जो आत्ममर्यादा को समस्त दुनिया की सुख सुविधाओं से श्रेष्ठ समझता हो और जीवन के किसी भी क्षेत्र में असुंदर को बर्दाश्त न कर सकता हो। जो जाति सुंदर की रक्षा और सम्मान करना नहीं जानती, वह विलासी भले ही हो ले, पर कलात्मक विलास उसके भाग्य में नहीं बदा होता। संक्षेप में यह उस सौंदर्य बोध की संस्कृति है जिसका अत्यंत संवेदनशील और सूक्ष्म विवरण कलात्मक विनोद के बाद के पृष्ठों में मिलता है, या फिर बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा और आनाम दास का पोथा जैसी सृजनात्मक कृतियों के उन प्रसंगों में जहाँ नारी सौंदर्य अपने पूरे वैभव के साथ प्रकट होता है तथा नृत्य कला के प्रदर्शन के अवसर अक्सर उपस्थित होते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि द्विवेदी जी के इस सौंदर्य बोध में सर्वथा शास्त्रीय प्रत्यभिज्ञान ही नहीं, बल्कि उसमें एक सजग इंद्रिय संवेदन की प्रत्यग्रता भी है। रूप, शोभा, सुषमा, सौभाग्य, चारुता, लालित्य, लावण्य आदि का ऐसा सूक्ष्म परिज्ञान और संवेदन हिंदी में दुर्लभ ही है। इस सौंदर्य बोध को सामंती संस्कृति का पर्याय समझ लिए जाने का भ्रम न हो, इसलिए मेघदूत एक पुरानी कहानी से पूर्व मेघ में पुष्पलावी मुखानम वाले 26वें छंद पर द्विवेदी जी की व्याख्यान का एक अंश प्रस्तुत है। जो संपत्ति परिश्रम से नहीं अर्जित की जाती और जिसके संरक्षण के लिए मनुष्य का रक्त पसीने में नहीं बदलता, वह केवल कुत्सित रुचि को प्रश्रय देती है। सात्विक सौंदर्य वहाँ है जहाँ चोटी का पसीना एड़ी तक आता है और नित्य समस्त विकारों को धोता रहता है। पसीना बड़ा पावक तत्व है मित्र। जहाँ इसकी धारा रुद्ध हो जाती है वहाँ कलुष और विकार जमकर खड़े हो जाते हैं। विदिशा के प्रच्छन्न विलासियों में यह पावनकारी तत्व नहीं है। उनके चेहरों पर सात्विक तेज और उल्लसित
करने वाली दीप्ति नहीं रह गई है। इसलिए मैं सलाह देता हूँ कि विश्राम करके आगे बढ़ना, क्योंकि प्रातःकाल निचली पहाड़ी के इर्द गिर्द तुमको मनुष्य की सात्विक शोभा दिखाई देगी। वहाँ सवेरे सूर्योदय के साथ ही साथ तुम श्रम जल स्नात नारियों की दिव्य शोभा देख सकोगे। नागरिक लोगों के आनंद और विलास के लिए कृषकों ने फूलों के अनेक बगीचे लगा रखे हैं। प्रातःकाल कृषक वधुएं फूल चुनने के लिए पुष्पोद्यानों में आ जाती हैं। उस प्रदेश में इन्हें पुष्पलावी कहते हैं। पुष्पलावी अर्थात फूल चुनने वाली। ये पुष्पलावियाँ घर का काम काज समाप्त करके उद्यानों में आ जाती हैं और मध्याह्न तक फूल चुनती रहती हैं। सूर्य के ताप से इनका मुखमंडल ग्लान हो उठता है। गंडस्थल से पसीने की धारा बह चलती है और इस स्वेद धारा के निरंतर संस्पर्श से उनके कानों के आभरण रूप में विराजमान नील कमल मलिन हो उठते हैं। दिन भर की तपस्या के बाद वे इतना कमा लेती हैं कि किसी प्रकार की उनकी जीवन यात्रा चल सके, परंतु तुमको यही सात्विक सौंदर्य के दर्शन होंगे उनके दीप्त मुखमंडल पर शालीनता का तेज देखोगे। उनकी भ्रूभंग विलास से अपरिचित आँखों में सच्ची लज्जा के भार का दर्शन कर पाओगे और उनके उत्फुल्ल अधरों पर स्थिर भाव से विराजमान पवित्र इस स्मित रेखा को देखकर तुम समझ सकोगे कि शुचि स्मिता किसे कहते हैं। इस पवित्र सौंदर्य को देखकर तुम निचली पहाड़ी की उद्दाम और उन्मत्त विलास लीला को भूल जाओगे। वहाँ तुम संचय का विकार देखोगे और यहाँ आत्मदान का सहज रूप। पुष्पलावियों का यह श्रम जल स्नात सौंदर्य कालिदास का नहीं, द्विवेदी जी के कालिदास का सौंदर्य है क्लासिकी परंपरा से फूटती हुई आधुनिकता। संस्कृति को भी संस्कार देने वाली यह एक और परंपरा है जो अनजाने ही निराला की श्याम तन भर बंधा यौवन वाली वह तोड़ती पत्थर से जुड़ जाती है। इसीलिए जो लोग द्विवेदी जी के सौंदर्य संस्कार को रविंद्रनाथ के शांति निकेतन की देन बतलाते हैं, वे सिर्फ आधी बात कहते हैं। शांति निकेतन में चारों ओर संगीत और कला का जो वातावरण था, उसने निश्चय ही द्विवेदी जी के सुप्त सौंदर्य बोध को जागृत किया था। स्वयं द्विवेदी जी ने भी शांति निकेतन के संस्मरणों में आश्रम के उस वातावरण की चर्चा की है जिसमें संगीत का अविच्छेद्य अंग बन गया था और छोटे से छोटे बच्चों में भी सौंदर्य निर्माण की सहज प्रेरणा काम कर रही थी। फिर भी उनके अपने सौंदर्य प्रेम का एक बहुत बड़ा स्रोत अपना लोक संस्कार था। यही वजह है कि जीवन के संदर्भ में जब भी सौंदर्य सृष्टि की बात उठती थी तो वे उसे सामान्य जनजीवन में उतारने की कल्पना करते थे। इस दृष्टि से विचार प्रवाह में संकलित जनता का अंतः स्पंदन शीर्षक लेख विशेष रूप से उल्लेखनीय है। निबंध इस बात से आरंभ होता है, कुछ ऐसा प्रयत्न होना चाहिए कि इस वंचित जनता के भीतर रसग्राहिका संवेदना उत्पन्न हो। वे भी सुंदर का सम्मान करना सीखे, सुंदर ढंग से जीवन बिताना सीखे, सुंदर को पहचानना सीखे। एक सत्य ख्यातिवादी की तरह द्विवेदी जी कहते हैं कि जनता के अंतःकरण में अगर सौंदर्य के प्रति सम्मान का भाव नहीं है तो जनता कभी भी सौंदर्य प्रेमी नहीं बनाई जा सकती। किंतु उनका विश्वास है कि जनता के भीतर वह वस्तु स्तब्ध पड़ी हुई है। उपयुक्त उद्दीपक के अभाव में वह स्पंदित नहीं हो रही है। इस उद्दीपक वस्तु को समाज में प्रतिष्ठित करना वांछनीय है। जनता की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति से वे बेखबर नहीं हैं। वे अनुभव करते हैं कि जिस जनता को पेट भर अन्न नहीं मिलता वह सौंदर्य का सम्मान नहीं कर सकती। नींव के बिना इमारत नहीं उठ सकती। भूखे भजन न होई गोपाला
किंतु इसके साथ ही यह भी सच है कि जो जाति सुंदर का सम्मान नहीं कर सकती, वह यह भी नहीं जानती कि बड़े उद्देश्य के लिए प्राण देना क्या चीज़ है। वह छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ती है, मरती है और लुप्त हो जाती है। स्पष्टतः यह दृष्टि उस विचारधारा से नितांत भिन्न है जो जनता को तात्कालिक आर्थिक और राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्ष में उतारने की विश्वासी है, क्योंकि वहाँ यह समझ निहित है कि जनता के बोध का स्तर इतना ही नीचा है जो जनता के अंतः स्पंदन से अपरिचित है। वे सारी शक्ति फौरी लड़ाइयों में ही क्षय करते हैं। कोई जाति क्रांति जैसे बड़े उद्देश्य के लिए जान की बाजी लगाती है तो इसीलिए कि वह सिर्फ जीना नहीं चाहती बल्कि सुंदर ढंग से जीना चाहती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि आज के अनेक राजनीतिक संगठन और आंदोलन सिर्फ इसलिए असफल हो रहे हैं कि उनके सामने जीवन का यह बड़ा उद्देश्य नहीं है और वे सुंदर को एक अतिरिक्त या फालतू चीज़ समझते हैं। द्विवेदी जी भी सौंदर्य को अतिरिक्त मानते हैं, किंतु उनके अतिरिक्त का अर्थ वह है जो आनंदवर्धन कृत लावण्य की परिभाषा में है। वह किसी वस्तु के प्रसिद्ध अवयवों में से कोई भी नहीं है, उनसे अतिरिक्त है और भी उन अवयवों को छोड़कर नहीं रह सकता। जो सौंदर्य रूप नहीं है लेकिन सौंदर्य रूप नहीं है, लेकिन रूप को छोड़कर रह भी नहीं सकता। इस शास्त्रीय परिभाषा से द्विवेदी जी जीवन के लिए जो निष्कर्ष निकालते हैं वह द्रष्टव्य है। कह सकते हैं जीवन को सुंदर ढंग से बिताने के लिए भी जीवन का एक रूप होना चाहिए। बहुत से लोग कुछ भी न करने को भलापन समझते हैं, यह गलत धारणा है। सुंदर जीवन क्रियाशील होता है क्योंकि क्रियाशीलता ही जीवन का रूप है। क्रियाशीलता को छोड़कर जीवन का सौंदर्य टिक नहीं सकता। द्विवेदी जी के अनुसार इस भाव से चालित जन समाज अंततः राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों पर कब्जा करने के प्रयास से कम पर संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि समाज व्यवस्था को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेना एकदम असंभव हो गया है। किंतु उन संकीर्णतावादी क्रांतिकारियों से द्विवेदी जी सहमत नहीं हैं जो मनुष्य के भविष्य को सुखी बनाने के नाम पर आज उसके सौंदर्य प्रेम को किसी न किसी बहाने कुचल देना चाहते हैं। अंतिम दिनों में लिखित परंपरा और आधुनिकता शीर्षक लेख में वे कहते हैं, जो मनुष्य को उसकी सहज वासनाओं और अद्भुत कल्पनाओं के राज्य से वंचित करके भविष्य में उसे सुखी बनाने के सपने देखता है, वह ठूठ तर्कपरायण कठमुल्ला हो सकता है, आधुनिक बिल्कुल नहीं। वह मनुष्य को समूचे परिवेश से विच्छिन्न करके हाड़ मांस का यंत्र बनाना चाहता है। यह न तो संभव है न वांछनीय। यह महत्वपूर्ण पंक्ति है। इसीलिए द्विवेदी जी मनुष्य की समस्त रचयित्री आनंदिनी वृत्ति का विकास आवश्यक समझते हैं, क्योंकि चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, धर्म विधान और साहित्य के माध्यम से उसी वृत्ति को अभिव्यक्ति मिलती है। यह आकस्मिक नहीं है कि अंतिम दिनों में वे सौंदर्य शास्त्र पर लालित्य मीमांसा नाम से एक पूरी पुस्तक लिख रहे थे। अपने प्रिय कवि कालिदास पर कालिदास की लालित्य योजना नामक पुस्तक पूरी करके वे स्वयं लालित्य शास्त्र पर ही व्यवस्थित और सांगोपांग विचार करना चाहते थे। उनके जीवन की सुदीर्घ सौंदर्य चिंता और सौंदर्य साधना की यह स्वाभाविक परिणति थी। दुर्भाग्य से उस पुस्तक के केवल 5 ही निबंध पूरे हो पाए, पर उनसे भी उनकी व्यापक और मौलिक सौंदर्य चिंता का कुछ आभास मिल ही जाता है। उन्हें इस तथ्य का एहसास है कि भारतवर्ष में इस प्रकार के किसी अलग शास्त्र की कल्पना नहीं की गई है, परंतु काव्य, शिल्प, चित्र, मूर्ति, संगीत, नाटक आदि की आलोचना के प्रसंग में और विविध आगमों में चरम सुंदर तत्व की महिमा
बताने के बहाने इसकी चर्चा अवश्य होती रही है। इसीलिए अपनी इस छिन्न किंतु समृद्ध परंपरा के आधार पर ही उन्होंने लालित्य चिंतन के भवन निर्माण का प्रयास किया है। इस प्रयास का पहला सूत्र है कि वे सौंदर्य को सौंदर्य न कहकर लालित्य कहना चाहते हैं, क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य से भिन्न किंतु उसके समानांतर चलने वाला मानव रचित सौंदर्य उनकी दृष्टि में विशेष महत्वपूर्ण है। लालित्य वह इसलिए है कि मानव द्वारा लालित है। सौंदर्य की इस मानववादी धारणा का स्रोत द्विवेदी जी ने अपनी परंपरा से ही ढूंढ निकाला। वह स्रोत है भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र में नाटक की उत्पत्ति की जो कथा दी गई है, उसके अनुसार देवता नाटक न कर सके और नाटक कर सकने में मनुष्य को ही समर्थ समझा गया, क्योंकि उसमें देवताओं से एक विशिष्ट शक्ति है अनुकरण की। यही नहीं, भरत मुनि ने अपने समय में प्रचलित रूपकों में से पूर्णांक सिर्फ नाटक और प्रकरण को ही माना, जहाँ नायक मनुष्य होता है। नायक पर विचार करते हुए प्रसंगवश नाट्यशास्त्र के अनुसार मनुष्य ही धीरोदात्त हो सकते हैं, जबकि देवता धीरोदत्ता एवं, क्योंकि देवों में फलागम के लिए उतावली होती है और धीरोदात्त की भांति धीर भाव से प्रत्याशा में वे नहीं उलझते। इस प्रकार द्विवेदी जी कला सृजन में मनुष्य की महिमा का सबल विवेक भरत मुनि से प्राप्त करते हैं। सौंदर्य को मनुष्य लालित मानने का दूसरा स्रोत है तांडव और लास्य का अंतर। पुराण गाथा के अनुसार शिव का तांडव रस भाव विवर्जित नित्य है, जबकि पार्वती का लास्य रस भाव समन्वित नृत्य है। द्विवेदी जी इससे यह संकेत ग्रहण करते हैं कि तांडव जहाँ मानव पूर्व तत्वों का स्वतः स्फूर्त विकास है, वहाँ लास्य मानवीय प्रयासों का ललित रूप। अंत में आगमों में वर्णित विश्वव्यापिनी सृजनात्मक शक्ति ललिता के प्रभाव मंडल से मंडित करते हुए वे मनुष्य निर्मित सौंदर्य तत्व को लालित्य की संज्ञा देते हैं। किंतु कुल मिलाकर समष्टिगत और व्यष्टिगत दोनों ही स्तरों पर द्विवेदी जी की सौंदर्य दृष्टि मूलतः मानव केंद्रित ही है। इसका अर्थ सिर्फ यही नहीं है कि सौंदर्य का सृष्टा मनुष्य है, बल्कि यह भी कि सौंदर्य की सृष्टि करने के कारण ही मनुष्य है। द्विवेदी जी की लालित्य मीमांसा का दूसरा सूत्र यह है कि यह बंधन के विरुद्ध विद्रोह है और बंधनद्रोही व्याकुलता को रूप देने का प्रयास है। यह भी महत्वपूर्ण पंक्ति है। नृत्य के संदर्भ में इसी बात को जड़ के गुरुत्वाकर्षण पर चैतन्य की विजयेच्छा कहा गया है। आकस्मिक नहीं है कि द्विवेदी जी ने अपने सभी उपन्यासों में किसी न किसी बहाने नृत्य का आयोजन किया है। नृत्य भले ही बंधनों के विरुद्ध विद्रोह को व्यक्त करने वाली सबसे जीवंत कला हो, किंतु अन्य कलाएं भी नृत्य के इस धर्म का अनुसरण करती है। यह भी द्विवेदी जी ने यथास्थान स्पष्ट कर दिया है। इस प्रकार द्विवेदी जी की दृष्टि में कला और सौंदर्य की सृष्टि विलास मात्र नहीं, बल्कि बंधनों के विरुद्ध विद्रोह है, जो शास्त्र समर्थित न होते हुए भी उनकी क्रांतिकारी सौंदर्य दृष्टि का परिचायक है। द्विवेदी जी की लालित्य मीमांसा का तीसरा सूत्र यह है कि सौंदर्य एक सर्जना है, मनुष्य की शिक्षा का परिणाम। उल्लेखनीय है कि लालित्य मीमांसा के प्राप्त अंशों में सबसे अधिक विचार शिक्षा पर ही है, जिसका स्पष्ट अर्थ है कि वे मनुष्य की सृजनशीलता पर सबसे अधिक बल देना चाहते थे। विवेचन की शब्दावली अवश्य पुरानी है और प्रायः शैव तथा शाक्त दर्शनों की इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति का सहारा लिया गया है, किंतु अंततः इस आध्यात्मिक शब्दावली के बीच से मनुष्य की वह सृजनात्मक शक्ति ही प्रकाशित होती है, जो सौंदर्य
कला और संस्कृति के मूल में है। इसी सृजनशीलता के संदर्भ में उन्होंने उन रूढ़ियों की भूमिका पर भी विचार किया है जो कलाकार के लिए सब समय बाधक ही नहीं होती, बल्कि कभी कभी साधक या सहायक भी हो जाती है। अंत में द्विवेदी जी एक ऐसे समग्र भाव के रूप सौंदर्य की स्थापना करते हैं जो धर्माचरण, नैतिकता आदि सभी प्रकार की अभिव्यक्तियों को छापकर सबको अभिभूत करके, सबको अंतर्ग्रथित करके समग्र भाव का प्रकाश करता है। उन्हीं के शब्दों में, भाषा में, मिथक में, धर्म में, काव्य में, मूर्ति में, चित्र में बहुधा अभिव्यक्ति मानवीय इच्छा शक्ति का अनुपम विलास ही वह सौंदर्य है जिसकी मीमांसा का संकल्प लेकर हम चले हैं। मीमांसा दुर्भाग्यवश अपूर्ण ही रह गई, पर संकल्प सार्थक है। जनता का अंतः स्पंदन ही नहीं बल्कि अन्य रचनाओं के प्रकाश में लालित मीमांसा के सूत्रों को देखे तो संकेत स्पष्ट है। जीवन का समग्र विकास ही सौंदर्य है। यह सौंदर्य वस्तुतः एक सृजन व्यापार है। इस सृजन की क्षमता मनुष्य में अंतर्निहित है। वह इस सौंदर्य सृजन की क्षमता के कारण ही मनुष्य है। इस सृजन व्यापार का अर्थ है बंधनों से विद्रोह। इस प्रकार सौंदर्य विद्रोह है, मानव मुक्ति का प्रयास है। आप सब ने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें ताकि कोई ज़रूरतमंद विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।